सिर्फ टेम्पररी है और वो भी ब्रेकआउट के लिए रेडी थे। शेल्टर में अब हजारों लोग थे, जिनमें से ज्यादा ओरिजिनली रिफाइनरी के वर्कर्स और उनके फैमिलीज थे, लेकिन उन्हें इस बार साथ नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। अगर बियान जिनवू और उसकी टीम जीत जाती तो ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बियान जिनवू और उसकी टीम हार गई तो ये लोग अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अंडरग्राउंड में ही गुजारेंगे। लेकिन ये ज़ोंबीज़ के द्वारा तुरंत खाने से बेहतर है। ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाओ, सारी फायर पावर बाहर निकालो, बियान जिनवू ने ऑर्डर दिया। जियाओ होंगलियान ने अपनी दांतों को सीखते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ एक चांस है। अगर हमें एक्साइटमेंट का प्यास है तो हमें इसे एंड तक कैरी करना होगा। उसने कंसोल की तरफ चला और एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोला जहां एक बटन छुपी हुई मिली जो बहुत डीपली छुपी हुई थी। उसने उस बटन को अपने फिस्ट से जोर से तोड़ दिया। अगले मोमेंट में रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के ऊपर ह्यूज रिफाइनरी अर्थ शेकिंग फ्लेम्स के साथ इरप्ट हुई। डैजलिंग लाइट ने पूरे स्काई को इल्यूमिनेट कर दिया। फियरी रेड लाइट ने लोगों की आंखों को छिड़क दिया और डिफीनिंग साउंड ने जैंगी को ऐसा फील करवाया जैसे उसका हियरिंग खत्म हो गया। जमीन से एक मशरूम शेप्ड क्लाउड धीरे धीरे ऊपर आया, पूरी जमीन हिल गई और कुछ किलोमीटर दूर तक इसका असर महसूस हुआ। ये शेकिंग मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक की तरह फील हुई। जैंगी और दूसरे लोग अनस्टेबल हो गए। शाओलिया ने तो रिफाइनरी को सच में डेटोनेट कर दिया, जैंगी ने हैरानी से कहा। वेदिंग हाई ने अपनी आंखें बड़ा करके सामने जो कुछ हो रहा था उसे डिसबिलीफ के साथ देखा। जिया होंगलियान ने रिफाइनरी को सच में डेटोनेट कर दिया। ये कहा जा सकता है कि रिफाइनरी के नीचे मिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल स्टोर्ड है, जो जिया होंगलियान का हेवनली सी सिटी में डोमिनेंस का फाउंडेशन था। लेकिन अब जिया होंगलियान ने इन्हें डेटोनेट कर दिया। डरावना गर्म हवा आसपास चल रही थी और कम से कम 70,000 से लेकर 80,000 ज़ोंबीज या तो एशेस में जल गए या फिर उनके चिथड़े उड़ गए। हजारों डिग्रीज के हाई टेम्परेचर से। खुशकिस्मती से जैंगी और उसकी टीम ने हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी, वरना उन्हें लग रहा था कि वो भी बहुत बुरी तरह से जल सकते थे। वो कितनी क्रूएल है, जैंगी ने शॉक होकर शाय किया। जिया होंगलियान एक ऐसी औरत है जो दूसरों के लिए तो क्रूएल है, लेकिन अपने आप के लिए भी और ज्यादा क्रूएल है। हालांकि ये अप्रोच अभी के लिए सबसे सेंसिबल है, लेकिन सबके पास ये करेज नहीं होती। पहली वेव के एक्सप्लोजन के बाद भी एक्सप्लोजन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक सब्सिक्वेंट एक्सप्लोजन्स हुई। बड़ी फ्लेम्स आसपास चली गईं और ग्लेशियर को फिर से लेक में कन्वर्ट कर दिया। सराउंडिंग लैंड पर जो आइस और स्नो थी वो भी मेल्ट हो गई। नदी बॉइलिंग हॉट थी और उसमें ज़ोंबीज वेव्स के साथ ड्रिफ्ट कर रहे थे। इनके बॉडीज में जो वायरस था वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाया और जल्द ही इनएक्टिव होकर मर गया। जैंगी और बाकी लोग जल्दी से रिट्रीट कर गए। एक्सप्लोजन का शॉक वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो नजदीक नहीं जा सकते थे। 10 मिनट से ज्यादा वक्त के बाद एक्सप्लोजन का मोमेंटम कम हुआ, लेकिन फ्लेम्स अब भी जल रही थी। सराउंडिंग एरिया एक ह्यूज स्वैम्प में कन्वर्ट हो गया और वो बॉइलिंग स्वैम्प बन गया। इस एक्सप्लोजन ने ज़ोंबी ग्रुप का नंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आधे से ज्यादा कम कर दिया। बियान जिनवू और इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर डम्फाउंडेड थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिया होंगलियान ऐसा भी कुछ कर सकती है। उनके दिल में औ भर गया था। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लीडर के लिए एडमिरेशन के साथ साथ फियर भी है। अगर एक इंसान अपने आप पर इतना क्रूएल हो सकता है तो दूसरों के साथ क्या करेगा। जिया होंगलियान की आंखों में क्रेजी लाइट चमक रही थी। फिर वो कहती है, इतना एक्साइटिंग है ये। इस बार सारा क्रूड ऑयल जो ऑयल डिपोट में छुपा था उसे स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते कि रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस में एक से ज्यादा ऑयल डिपोट्स है। कोई भी अपने सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखता। उसने 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल को दूसरी जगह छुपा रखा है, वरना वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस का फाउंडेशन इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। बियान जिनवू ने जिया होंगलियान को सल्यूट किया और कहा, कैप्टन जियाओ, आप एक करेजियस औरत है। ये मूव एक हीरोइक एक्ट थी जो उसने अपनी राह निकालने के लिए किया। और फिर कहा, चलो जल्दी बाहर चलते हैं, ज़ोंबीज़ के केओस का फायदा उठाते हैं। जिया होंगलियान पहले शेल्टर के गेट की तरफ चली गई, लेकिन बाहर एक वास्ट ओशन था। हम कैसे छोड़ सकते हैं? मिंग सुयू ने पूछा। अगर हम स्विम करके निकलने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग कॉर्प्सेस हमें टारगेट कर सकते हैं। जिया होंगलियान ने दांतों को कसते हुए कहा, चाहे कितना भी डेंजरस हो, हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। अभी सबसे अच्छा मौका है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाहर एक स्वैम्प बन जाएगा, लेकिन अगर सोच भी लो तो भी ये करना ही पड़ेगा। जोंग, एक ब्लास्टिंग एक्सपर्ट और मैकेनिक जो इन्वेस्टिगेशन टीम में था, बोला, हम टेम्पररी एक स्पीड बोट असेंबल कर सकते हैं और जल्दी से निकल सकते हैं। शिंगटिंग ने तुरंत पूछा, क्या हम इसे असेंबल कर सकते हैं? जोंग ने कामली और क्विकली कहा, जितना भी जरूरी है वो मुझे दे दो और थोड़ी मैन पावर दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिंगमिंग ने कहा, बिल्कुल,
फिर जोंग ने कहा, ठीक है, कुछ लोगों को ढूंढो जो मैकेनिक समझते हैं और मेरी मदद करो। बियान जुनवू ने अपने वॉच को देखा और फिर बाहर की सिचुएशन को देखा। वो बहुत एंशियस था। जैंग, तुम्हें ये टास्क 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। हालांकि एक्सप्लोजन्स ने ज़ोंबीज का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर ज़ोंबीज स्नोफील्ड पर एक बड़ी एरिया को कवर कर रहे थे। इसी वजह से आउटर सर्कल के ज़ोंबीज को ज्यादा असर नहीं हुआ और पानी में जो ज़ोंबीज थे वो धीरे धीरे शोर पर क्रॉल कर रहे थे। बहुत जल्द वो रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास लेक को घेरने लगे और उस वक्त भागना इतना आसान नहीं होता। मुझे एक बाइक दो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, जोंग ने कहा और जल्दी से स्लीव्स को रोल अप करते हुए पीछे की तरफ चला गया। जैंगी की आवाज बियान जिन्वू के कान में आई, कैसे है, तुम लोग बाहर आ रहे हो? उसने दूर से देखा और ज़ोंबीज ने शेल्टर में लोगों पर सीज को नहीं छोड़ा। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूज कॉपर्ड फ्लाइंग आर्मर ज़ोंबीज अपने विंग्स को वाइब्रेट कर रहे थे। विंग्स लेक के ऊपर हवर कर रहे थे और श्रिल स्क्रीम्स कर रहे थे। रिफाइनरी में आग लगातार चल रही थी और कभी कभी एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि एक्सप्लोजन्स शुरू के समय जितना भयानक था वो अब नहीं रहा। करंट फायर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इसे एक्सटिंग्विश होने में कम से कम 10 दिन और एक आधा महीना लग जाएगा। बियान जुनवू ने जैंगी से कहा, हम जल्दी बाहर आएंगे जैंगी, तुम्हारे शूटिंग स्किल्स अच्छे हैं, मेरे लिए वो फ्लाइंग ज़ोंबीज को जो स्काई में है उन्हें स्नाइप करो। जैंगी ने हल्का सा शाय किया, अगर मैं ये करता हूँ मेरी पोजीशन एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन दोस्ती के लिए मैं ये करूँगा। बियान जुनवू जैंगी के प्लान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जैंगी को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। ज़ोंबीज का अटेंशन अट्रैक्ट करना रिलेटिवली इजी है क्योंकि वहाँ फ्लेम्स और एक्सप्लोजन्स लगातार चल रहे हैं और आवाज भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादातर ज़ोंबीज का अटेंशन वहाँ अट्रैक्ट हो गया है। अगर कुछ ज़ोंबीज यहाँ अटैक भी करते हैं तो जैंगी को पूरा भरोसा है कि वो सबको हैंडल कर लेगा। बियान जुनवू ने हाँ कहा और जैंगी ने अपने स्पेस से एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल निकाली। ये हैवी आयरन राइफल लोगों को एक मजबूती का एहसास देती है। जैंगी के एक्यूरेट शूटिंग एबिलिटी और स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स के साथ आपको इसके फायर पावर की कमी का टेंशन नहीं लेना चाहिए। 10 मिनट्स बाद शेंगकॉन ने फाइनली मटेरियल्स को मॉडिफाई करके एक सिंपल असॉल्ट बोट बना दी। इसमें ट्रक कंपार्टमेंट्स, टायर्स और इंजन्स यूज किए गए थे। ये असॉल्ट बोट सिर्फ 10 से ज्यादा लोगों को ही ले जा सकती है और बियान जुनवू ने तुरंत कोटा एलोकेट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को बाहर जाना होगा और जिया होंगलियान, जू क्विंटिन और उनके 2 म्यूटेंट कैप्टन्स को भी। प्रिपरेशन के बाद पैली चिंकिंग ने असॉल्ट बोट को फ्रंट डोर तक ले गया। बियान जुनवू ने बाहर के फोर्सेस को शाउट किया, हम रश कर रहे हैं, आप लोग फैमिलीज के कवर के लिए तैयार रहो। बाहर से रिस्पांस मिला, समझ गए, तुम बस बाहर आओ। सब कुछ तैयार था और जिया होंगलियान ने शेल्टर के साथ लेयर अलॉय डोर को खोला। डोर धीरे खुलता है और एक हैवी हीट वेव अंदर हिट होती है। हालांकि सब लोग हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने हुए थे, फिर भी उनको बर्निंग ब्रेथ का एहसास हुआ। कोई ऑप्शन नहीं था, पूरा रिफाइनरी जल रहा था और हर जगह आग ही आग थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि आसपास के ज़ोंबीज मर चुके थे। पैली चिंकिंग ने स्पीड बोट उठाई और पानी में डाल दी और फिर डजन से ज्यादा लोग उस पे जंप कर गए। कॉन्गशन ने खुद स्पीड बोट असेंबल किया था, इसीलिए वो ही उसे ड्राइव कर रहा था। उसने इंजन स्टार्ट किया और पानी के नीचे प्रोपेलर्स तेजी से घूमने लगे जो उन्हें दूसरी तरफ ले जा रहा था। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास का एरिया पहले से ही एक बड़ा स्वैम्प बन चुका था। 7-8 किलोमीटर के रेडियस में गर्म लेक का पानी भर गया था और उसमें बबल्स भी बन रहे थे। जब स्पीड बोट रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के रेंज से बाहर निकली तब कॉपर्ड आर्मर फ्लाइंग ज़ोंबीज जो हवा में इंतजार कर रहे थे तुरंत नीचे आ गए और चीख मारते हुए अटैक किया। एक तीखी आवाज आई और एक कॉपर्ड आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबी हवा से गिर गया जैसे किसी ने उसके सर पर हेवी हैमर से मार दिया हो। जैंगी ने शांति से कमांडिंग हाइट पर बुलेट्स चेंज की और फिर स्पीड बोट के ऊपर के एरिया को लॉक करना कंटिन्यू किया। सिर्फ जैंगी ही नहीं बल्कि स्पीड बोट पर सब लोग फाइट बैक कर रहे थे। हर एक पावरफुल म्यूटेंट था और कुछ फ्लाइंग आर्मर्ड ज़ोंबीज को हैंडल करना उनके लिए आसान होता, लेकिन सब एक बोट में कवर्ड थे, इसीलिए ये सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई थी। बियान जुनवू ने अपने हाथ में ब्लैक गन उठाई और शांति से स्काई में उड़ते हुए फ्लाइंग ज़ोंबीज को एम किया, लेकिन स्पेशल वेपन के साथ भी टॉर्शो को हिट करने से ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज को सब्सटेंशियल डैमेज देना मुश्किल था। वूडी नहीं चाहता था कि जैंगी उसका लाइमलाइट ले ले, इसीलिए उसने बोट पर स्नाइपर से ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज को शूट किया
दिया, लेकिन वो स्पेस बेस्ड म्यूटेंट नहीं था और हैवी स्नाइपर से आने वाली ह्यूज रिकॉइल को हैंडल नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उसने फायर किया पूरी बोट हिल गई। बैली चैंकिंग ने जल्दी से अपने हाथ को प्रेस किया और कहा, स्नाइपर राइफल का यूज मत करो, बोट पर ये कन्वीनियंट नहीं है। चोंगमिंग के पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए उसने अपना पिस्टल निकाला और फाइट बैक करना शुरू किया। आसमान में hundreds of bronze flying armored zombies थे और वो बहुत तेज स्पीड से उड़ रहे थे। जैंगी जैसे स्नाइपर के पास ही उनके हेड्स को लॉक करने की एबिलिटी थी। बाकी म्यूटेंट्स की एबिलिटी इस वक्त ज्यादा यूजफुल नहीं थी क्योंकि वो पानी में थे और 50% एबिलिटी का यूज करना भी एक अचीवमेंट था। तभी बड़े ट्रबल्स आ गए जब वो लोग एयर में एनिमी से डील करने में बिजी थे। नियर बाय वाटर में ह्यूज वेव्स बनने लगी। स्पीड बोट अचानक से रुक गई, जैसे उसे कोई ह्यूज रेजिस्टेंस मिल रहा हो, जैसे एक छोटी बोट एक सीवीड बुश में फंस गई हो और आगे बढ़ना मुश्किल हो। ये पता चला कि फ्लड से डूबे हुए ज़ोंबीज मर नहीं गए थे, एक्चुअली वो डेड थिंग्स थे जो पानी के नीचे ही रह गए। अब जब स्पीड बोट आई तो वो इंस्टिंक्टिवली उसके पीछे लग गए और एक एक करके चिपक गए। नीचे के ज़ोंबीज एक के बाद एक खींचे जा रहे थे और अंधेरे पानी में कितने ज़ोंबीज थे ये पता नहीं चल रहा था। कोंग शेंग ने डटकर हॉर्स पावर बढ़ाया। प्रोपेलर क्रैकलिंग साउंड कर रहा था और ज़ोंबीज को क्रश कर रहा था। स्पीड बोट मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पानी के नीचे आगे और भी ज़ोंबीज थे। जब उन्होंने थोड़ी दूर आगे बढ़ा और दूसरी तरफ की जमीन को देखा तब एक बड़ा ब्लो लगा। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के लेक के बाहर 1 लाख से ज्यादा ज़ोंबीज उनका इंतजार कर रहे थे और उनमें से कम 20,000 पावरफुल ब्रॉन्ज आर्मर्ड कॉपर ज़ोंबीज थे। जैंगी, शिनटियान, वेदिंग हाई और दूसरे लोग भी ज़ोंबीज को क्लीन अप करने और उनका अटेंशन अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मदद के बावजूद भी ज़ोंबी से वो घिरे हुए थे। जैंगी के स्नाइपर शॉट से 6 ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज मारने के बाद भी बहुत सारे ज़ोंबीज उनके हाई ग्राउंड को सराउंड कर रहे थे। ये हालत बाकी फोर्सेस के लिए भी सेम थी। शोर पर ज़ोंबीज अब इन्वेस्टिगेशन टीम और बाकी लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शोर पर लोगों को मारने की इच्छा उनकी थी और वो किसी भी जीवित इंसान को मार देंगे जो उन्हें मिले। जैंगी बहुत शांत था और सबको स्नोमोबाइल पर चढ़ने का ऑर्डर दिया और फिर रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के बाहर घूमकर ज़ोंबीज को स्नाइपिंग की। लेकिन करंट सिचुएशन में वो सिर्फ फायर पावर अटैक कर सकते थे और शोर पर जाकर बोट वाले लोगों से मिलने का कोई रास्ता नहीं था। इस पॉइंट पर उन्हें अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करना था। वुडी ने अपने दांत कसकर कहा, हम लड़ सकते हैं, और अपने राइट हैंड को उठाया। उसके हाथ में एक ह्यूज बॉल ऑफ लाइट कंडेंस्ड हो गई और साथ ही उसके आसपास डजन्स ऑफ बड़े बॉल्स ऑफ लाइट भी अपीयर हो गए। ये देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम के सब लोगों के चेहरे पलट गए। फ्लोटिंग गन सच में एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन इसका एक बड़ा फ्लॉ है। ये सिर्फ सुपर पावर्स ही नहीं बल्कि मेंटल पावर भी कंज्यूम करती है। अगर ज्यादा यूज किया जाए तो ये वुडी के बॉडी को इरिप्लेसेबल बहुत ही भयंकर इंजरीज दे सकती है और आखिर में वो एक लिविंग डेड के जैसा हो सकता है, सिर्फ एक खाली शेल के साथ। जब वुडी ने देखा कि वो मौत के साथ लड़ने वाला है, बियान जुनवू ने तुरंत उसके शोल्डर को पकड़ा और कहा, अपनी फ्लोटिंग गन को बंद करो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है लड़ने का। वुडी का बॉडी फ्रीज हो गया और उसने गुस्से में चीख मारा, इतनी बड़ी आर्मी के साथ अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज नहीं करूंगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी जान देकर हमें रास्ता दोगे? इन्वेस्टिगेशन टीम में बियान जुनवू और वुडी की एबिलिटीज काफी सिमिलर है। दोनों के पास लार्ज स्केल डैमेज एबिलिटीज है और इनका यूज करना हेल्थ का प्राइस पे करना पड़ता है। ये फेयर है। अगर आपको ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा पावर चाहिए तो प्राइस तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। वुडी चाहता है कि वो अपनी एबिलिटीज यूज करे, लेकिन वो नहीं चाहता कि बियान जुनवू एक्शन ले, क्योंकि बियान जुनवू ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुका है फिजिकली। हर बार एक्शन लेने पर उसकी लाइफ कम होती जाती है। इसीलिए वुडी ये देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था कि बियान जुनवू उसे रोक रहा है। उसने नहीं चाहा कि बियान जुनवू यहाँ मर जाए। बियान जुनवू ने डीप वॉइस में कहा, मैं कैप्टन हूँ, ये हीरो बनने का वक्त तुम्हारा नहीं है। सारे ज़ोंबीज पानी के नीचे बोट की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे लेक में एक अजीब सा फिनोमिनन बन गया है, जैसे फिश पॉन्ड में फिश फूड फेंकने पर मछलियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती है और इस स्पीड बोट की लोकेशन इस नेस्ट का सेंटर है। अगर तुम लोग शोर पर जल्दी नहीं पहुँचे तो काउंटलेस ज़ोंबीज तुम्हें हरा देंगे और मार देंगे। चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम एक मछली नहीं हो। पानी के नीचे तुम्हारी एबिलिटीज यूज नहीं की जा सकती और अगर शोर पर भी पहुँचे तो भी हंड्रेड्स ऑफ ज़ोंबीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। बियान जुनवू ने अपने क्लासेस को एडजस्ट किया और समझा कि उसे अब कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। बैली चिंकिंग ने उसे मना किया और कहा,
बॉस, फिक्र करना बेकार है। क्या तुमने इन ज़ोंबीज का स्केल नहीं देखा? भले ही आप अपने डिस्ट्रक्शन एबिलिटी का यूज करें, एक बार में सबको मारना इम्पॉसिबल है। और ये ज़ोंबीज पहले वाले से ज्यादा फेरोशियस लग रहे हैं। बियान जिंगू का चेहरा ठंडा था, थोड़ी सी ग्लूम के साथ। पैली चिंकिंग सही